Hello friends, welcome on Explore Physics YouTube channel. Myself हिमांशु अग्रवाल. प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ठीक है, कैसे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पे रिलेट करते हैं. ओके, उसके बाद में अपन ने देखा था कि मोस्ट इंपोर्टेंट मैक्सवेल रिलेशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, मैक्सवेल रिलेशंस को याद करने का तरीका देखा था, थर्मोडायनेमिक जो पोटेंशियल्स हैं उनको याद करने का तरीका देखा था, ठीक है ना. तो आज अपन देखेंगे मैक्सवेल रिलेशन के एप्लीकेशंस क्या हैं. इसके अलावा थर्मोडायनेमिक जो थर्ड लॉ है वो क्या बताता है. ओके, पहले अपन स्टार्ट करते हैं. पहले ये जो न्यूमेरिकल था जो कि मैंने होमवर्क के लिए इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन. क्वेश्चन क्या है. सबसे पहले एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन गिव्स फ्री एनर्जी जी क्या दे रखा है तुम्हें, इज इक्वल टू यू माइनस टी एस प्लस टी डी, ये दे रखा है. इज गिवन इन टर्म्स ऑफ यू, टेम्परेचर टी, एस, पी, वी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू. ठीक है, तो देखो यहाँ पे निकालने का तरीका वही है. अपने को डीजी निकालना है ना, डेल जी निकालना है यहाँ पे तुम्हारे पास. तो क्या करूँ मैं यहाँ पे, डीजी बराबर कितना हो जाएगा, डीजी इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी. ये हो जाएगा. सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया. डी यू की जगह क्या रख सकता हूँ, टी डी एस माइनस पी डी वी. ठीक है ना. थर्मोडायनेमिक जो पोटेंशियल है उसमें क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी रख सकते हैं ये माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी. ये हो जाएगा तुम्हारे पास. ये देखो कैंसिल आउट हो गया, और क्या कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो गया. तो तुम्हारे पास dg जो बच गया, dg तुम्हारे पास क्या बच गया, dg इज इक्वल टू माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी. ये बच गया तुम्हारे पास. ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि g n का भी फंक्शन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बोला था ये भी लिख सकते हैं अपन प्लस म्यू डी एन या प्लस एन डी म्यू कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन देखो, ऑप्शन फर्स्ट एस बोल रहा है ना, एस इज इक्वल टू नाउ फ्रॉम ऑप्शन से अपने को पता है एस निकालना. देखो ए और बी ऑप्शन में एस है, फिर वी भी निकाल सकते हैं, म्यू भी निकाल सकते हैं. तो देखो एस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू माइनस डेल जी अपॉन डेल टी. यहाँ पे तो एस है तुम्हारे पास में, इन दोनों को जीरो करना है तो प्रेशर कांस्टेंट कर दो, डीपी जीरो हो जाएगा, एन कांस्टेंट कर दो, डीएन जीरो हो जाएगा. देखो ऑप्शन ए यही है कि तुम्हारे पास में एस माइनस डेल जी अपॉन डेल टी एन पी. इसका मतलब ऑप्शन ए तुम्हारे पास में राइट है. ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन. बहुत आसान क्वेश्चन आया था. ठीक है, और तुम बोलो कि नहीं, अच्छा ये हो सकता है क्या, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, गलत हो गया. यहीं पे तुम्हें रुक जाना है, तुम्हारा यहीं पे आंसर आ चुका है. ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें और भी चेक करना है. जैसे मान लो इसमें वी पूछा है, तो वी कैसे निकालेंगे, वी इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल पी. देखो ये रहा वी. ठीक है, टी कांस्टेंट है और एन कांस्टेंट है. ऑप्शन सी देखो डेल जी अपॉन डेल पी, टी कांस्टेंट एन, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी गलत हो गया है ना. नाउ अगर मैं यहाँ पे म्यू बोले म्यू निकालूं, तो देखो जब म्यू निकालूंगा तो ये भी किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, और ऑप्शन में नेगेटिव दे रखा है. समझ में आ रहा है, टी और पी. तो ये भी तुम्हारे पास में क्या हो गया, गलत हो गया. ऑप्शन 4 भी क्योंकि नेगेटिव में दे रखा है. वैसे तुम्हें ये निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आंसर यहीं पे आ गया है. मैं तो वैसे ही निकाल के बताया हूँ. ठीक है, एग्जाम में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना है. ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कर लो. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. फिर अभी अपन इसके एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं. नोट करो जल्दी. हो गया, चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, और आगे भी एग्जाम्स में आएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, ये देखो जून 2017 में था। अब जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ये नेट दिसंबर 2017 में। क्या है क्वेश्चन? द रिलेशन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द internal energy U, internal energy U, entropy S, entropy S, temperature T, टेम्परेचर T, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तुम लिख लेना, प्रेशर P, प्रेशर P, ठीक है, आगे वॉल्यूम V, वॉल्यूम V, केमिकल पोटेंशियल म्यू, केमिकल पोटेंशियल म्यू, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन। केमिकल पोटेंशियल्स के बारे में अपन जब स्टैटिक्स मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, ठीक है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन, ठीक है, ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज du is equal to TdS minus PdV प्लस म्यू dn, ये गिवन है, ठीक है। तो बोल रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 क्या है, डेल P अपॉन डेल S एट कांस्टेंट UN, एट कांस्टेंट UN इज इक्वल टू डेल U अपॉन डेल V, डेल U अपॉन डेल T अपॉन डेल V, डेल T अपॉन डेल V SN हो गया। ये V है भाई, VN। ऑप्शन बी है तुम्हारे पास P डेल V अपॉन डेल T, डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट SNN इज इक्वल टू S डेल अपॉन डेल V एट कांस्टेंट है S म्यू। ऑप्शन 3 है तुम्हारे पास में P डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट SN इज इक्वल टू -1 बाई T डेल V डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट S म्यू। एंड ऑप्शन डी है डेल P अपॉन डेल S एट कांस्टेंट VN इज इक्वल टू डेल T अपॉन डेल V SN, ये है तुम्हारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सॉल्यूशन देखो इसका, ये तुम्हें गिवन है भाई, du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV प्लस म्यू TN, ठीक है। अब मुझे जल्दी से देख के बता दो ये कौन सा पोटेंशियल है, थर्मोडायनेमिक कौन सा पोटेंशियल है? फर्स्ट वाला है क्या? फर्स्ट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो अपने इंटरनल एनर्जी निकाली थी, इसका मतलब फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन आएगा तुम्हारे पास में। अब फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन क्या होता है मुझे याद नहीं है, क्या तो तुम यहां से प्रूफ कर सकते हो, ओके, या फिर क्या कर सकते हो, सिंपली क्या कर सकते हो, T D T P S, TVS होता है ना, TVS इज इक्वल टू क्या बच गया, प्रेशर बच गया, बाहर वाला अंदर की तरफ आ जाएगा, ये डेल लगा देना यहाँ पे, और अंदर वाला बाहर की तरफ, T और V अगर साथ में है तो माइनस के अंदर। ध्यान से देखो फर्स्ट ऑप्शन यही है क्या, या माइनस कर लेना भाई, या माइनस कर लेना, फर्स्ट ऑप्शन देखो यही है क्या, यही है ना। अब इसमें देखो, अब तुम्हारे पास में यहाँ पे इसमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास इस ऑप्शन में देखो, यहाँ पे इसमें n को 0 करना होगा तभी तो ये आएगा तुम्हारे पास में। तो यहाँ पे n लगा दो और यहाँ पे भी क्या लगा दोगे तुम, n लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास में जब अपन ने थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल रिलेशन प्रूफ किया था तो ये अपने पास में एक्स्ट्रा टर्म वहां पे नहीं था, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आया है, तो इसको 0 करना पड़ेगा, इसका मतलब n कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो dn 0 जाएगा ना, तो यहाँ पे भी n कांस्टेंट लगा दिया, यहाँ पे भी n कांस्टेंट लगा दिया, ऑप्शन नहीं आ जाएगा।
या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है एस निकालो यहाँ से और करके, या डायरेक्ट ऐसे कर लो, या दूसरा तरीका क्या है एस टी निकालो, टी इक्वल टू क्या जाएगा डेल यू अपॉन डेल एस, एंड कांस्टेंट क्या करना है बी और एन, बी और एन। चलिए से टी बराबर क्या कितना हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल बी, कांस्टेंट क्या करना है एस एन एन। अब क्या करूं मैं, इधर तो v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, कांस्टेंट कितना रखूंगा s और n, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे डेल टू u अपॉन v के रेस्पेक्ट में किया है, एंड यहाँ पे देखो डेल p अपॉन s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, कांस्टेंट क्या है n एंड v इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा माइनस डेल टू u अपॉन डेल s डेल v, ये दोनों सेम है तुम्हारे पास में, RHS LHS भी सेम होगा तो कितना हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस एन इज इक्वल टू माइनस का, क्योंकि माइनस आ रहा है तुम्हारे पास में डेल पी अपॉन डेल एस एन, देखो तुम्हारे पास में ये ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो, नोट कर लो इसको। करो जल्दी से नोट। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए वो गेट में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी the Helmholtz free energy of a photon gas, of a photon gas, photon gas क्या होती है स्टैटिक्स में पढ़ेंगे अपन, is given by F is equal to minus A upon 3 V T4, find entropy and pressure, find entropy S and pressure P, ठीक है। ये तुम्हें निकालना है, गेट में पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे एफ गिवन है तो तुम्हें डीएफ निकाल लो, यहाँ पे डीएफ मुझे याद नहीं है तो क्या करूं, ये लिख लो जल्दी से, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल, ये मेरे देख के मत करना, अपने आप से लिख के देखना, ठीक है ना, तभी आएगा नहीं तो नहीं आएगा, ध्यान रखना। तुम्हें क्या लिखना है एफ लिखना है ना, तो डीएफ कितना हो जाएगा, डीएफ हो जाएगा तुम्हारे पास में माइनस एच डी टी माइनस पी टी बी, ये हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए देखो, एक तो तुम्हें चाहिए एंट्रोपी एस, एंट्रोपी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना हो जाएगा 4/3 ए वी टी क्यू, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, एक तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, एंड दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, दूसरा आंसर प्रेशर पी निकालना है, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कर दो, ठीक है। वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो जीरो, वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसका, वी के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a/3 T4, ये आंसर है, ठीक है ना, नोट कर लो इसको, एक लाइन का आंसर है, गेट में पूछा हुआ है।
हो गया, नोट करो जल्दी से। अब क्वेश्चन और करेंगे इसके, ठीक है। पहले कुछ पढ़ लेते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। लिख लो, हेडिंग लिखो, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। इसमें पहला एप्लीकेशन लिखो, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। स्प्लिंग देख लेना, मिस्टेक हो तो क्लैपेरॉन इक्वेशन वैसे ठीक होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है वो देख लो, पहले लिख लो, इसको प्रूफ भी करेंगे अपन, है ना। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है dp अपॉन dt इज इक्वल टू, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है ना। वो प्रूफ मैं बता दूंगा अभी, L अपॉन T V2 माइनस V। दिस इज द क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये शायद एक एट कांस्टेंट तुम्हारे पास में हो, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारे पास में जो L है, L जो है वो होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, अभी अपन लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों को अलग से पढ़ेंगे। लेटेंट हीट क्या होता है वैसे बता देता हूँ। लेटेंट हीट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए वन फेज टू अनदर फेज, दैट मींस टू कन्वर्ट ए सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान रखना, है ना। लेटेंट हीट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे, आगे पढ़ाऊंगा वैसे मैं इसको, ठीक है ना। लेटेंट हीट को थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ाऊंगा, लिख लो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट solid into liquid and liquid into vapor at constant temperature क्या कहलाएगी तुम्हारी, लेटेंट हीट कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या होगा इसका, ये इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। प्रूफ लिखो इसका, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, dp अपॉन, याद नहीं है तुम्हें कोई बात नहीं, कैसे लिखोगे, T V S इज इक्वल टू, क्या बच गया, वेरिएबल प्रेशर बच गया, बाहर क्या है टेम्परेचर और अंदर क्या है वॉल्यूम। ये हो गया तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ, dp अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको देखो मैं ये लिख सकता हूँ, तुम्हें पता है ds इज इक्वल टू कितना होता है, dq बाई t होता है क्या, तो dq बराबर कितना होता है, ds बराबर तुम्हारे पास में होता है dq बाई t होता है तुम्हारे पास में। तो इसको लिख दो यहाँ पे, इज इक्वल टू, ds को मैं लिख रहा हूँ डेल q हो जाएगा ये अपॉन डेल v, और टेम्परेचर तुम्हारे पास कांस्टेंट है तो उसको तुम बाहर ले सकते हो, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, डेल एस की जगह मैंने रख दिया डेल क्यू बाई टी, तो डेल क्यू बाई टी आएगा, टी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे तुम्हारे पास यहां से क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 1 बाई टी। अच्छा ये क्या है, हीट है, किस पे है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, लेटेंट हीट L अपॉन में डेल V को क्या लिख सकता हूं मैं, V2 माइनस। ये क्या होता है तुम्हारा क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। प्रूफ, ठीक है ना। ये रिमेंबर तुम्हें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो नेट देखना, जून 2015 में करवाऊंगा भी तुम्हें क्वेश्चंस, एंड गेट में भी पूछा है, जेस्ट में भी पूछा है, ठीक है ना।
इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट है, इसके भी एप्लीकेशंस है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के, वो भी देखेंगे अभी अपन। ओके, इसके अलावा एल लिख लेना। एल क्या है यहाँ पे? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होती है वो यहाँ से देखो, नोट करो इसको जल्दी से। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब इसका अपन क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसमें पहला लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन boiling point of liquid, effect of pressure of boiling point of liquid। ठीक है, effect of pressure of boiling point of liquid। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा है, मान लो तुम्हारे पास में कोई एक लिक्विड है जो कि किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कोई लिक्विड है जो कि गैस में कन्वर्ट, इसका वॉल्यूम मान लेता हूँ मैं V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। मुझे जल्दी से बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? एक ग्लास में पानी है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में, उसका वॉल्यूम V1 है। अब मैं उसको क्या करता हूँ, वेपर में चेंज कर देता हूँ, तो क्या होगा तुम्हारे पास में? फैल जाएगा, तो उसका वॉल्यूम भी एक्सटेंड हो जाएगा। दैट मींस V2 ग्रेटर देन V1, दैट मींस V2 माइनस V1 क्या आएगा तुम्हारे पास में? पॉजिटिव। सो फ्रॉम, इसको मैं लिखूंगा देखो यहाँ पे CC इक्वेशन, क्लासियस क्लैपेरॉन है ना, फ्रॉम CC इक्वेशन। CC का मतलब क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्या हो जाएगा? dp upon dt is equal to L upon T V2 minus V1। अच्छा, लेटेंट हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो हमेशा ये पॉजिटिव होगी, टेम्परेचर भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये तुम्हारे पास में पॉजिटिव आ ही रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? dp upon dt is equal to पॉजिटिव। इसका मतलब dp proportional to dt, नोट कर लो। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट है ना, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर तुम्हारे पास में जो लिक्विड है वो बॉइल होने लग जाए, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो पानी है वो क्या हो जाए? फ्रीज हो जाए, जम जाए, वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां से अपन क्या देख सकते हैं? इफ dp increases then dt increases and dp decreases then dt decreases। ये हुआ, तो इसको मैं लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा? लिख लो लैंग्वेज के अंदर, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, दैट मीन्स boiling point of liquid increases with increase in pressure and vice versa, ठीक है ना? अगर तुम्हारे पास में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां से ये तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन निकलती है, तो इसको नोट करो जल्दी से। सेकंड लिख लेना, फिर बाद में इसका सेकंड एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग, ऐसे लिखना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। ऑफ सॉलिड,
ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास में मान लो कोई एक सॉलिड है, तो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है भाई, तभी तो वो मेल्ट होगा तुम्हारे पास। इसका एक बार ये नोट कर लो इतना, इसका वॉल्यूम तुम्हारे पास में मान लो V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। ठीक है, मुझे बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है जनरली सॉलिड के केस में, है ना, मैं किसी एक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉलिड की बात कर रहा हूँ। तो सॉलिड के केस में तुमने भी देखा होगा लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं V2 ग्रेटर देन V1, दैट मीन्स V2 माइनस V1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, यह आ जाएगा तुम्हारे पास में। इसका मतलब क्या हुआ, तो dP आ गया यहाँ पे, वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, dt। दैट मीन्स if dP increases, dt increases and dP decreases, then dt। नोट करो इतना, फिर मैं लिखवाता हूँ उसको, है ना। समझते हुए चलो, रटने की जरूरत नहीं है फिर बाद में। ठीक ना, therefore that means melting point of solid increases with increase in pressure and vice versa। बट अब इसका एक एक्सेप्शन है, क्या है तुम्हारे पास में, इसका एक अपवाद है। इसका अपवाद क्या है तुम्हारे पास में, फॉर आइस, बर्फ के केस में क्या होता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास में यहाँ पे मान लेता हूँ मैं एक आइस है, जो कि किस में चेंज हो रहा है, वाटर में चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये सॉलिड हो गया और ये लिक्विड हो गया। ठीक है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। जल्दी से बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, वाटर का। गलत, ठीक है ना, ध्यान रखना हमेशा आइस के केस में, सॉलिड में ओनली आइस के केस में वॉल्यूम V1 ग्रेटर देन V2 होगा, आइस का ज्यादा होगा लिक्विड से यानी कि वाटर से। दैट मींस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू नेगेटिव। इंपॉर्टेंट है ये वाला जो केस है, इसके अंदर जो ये अपवाद है, एक्सेप्शंस है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्यों होता है ऐसा। आइस में तुमने देखा होगा, मान लो तुम्हारे पास में कोई कटोरा है, ठीक है ना, उसमें तुम पानी भर के फ्रीजर में रखते हो, ठीक है, उसको फुल भर दो, ओके। लेकिन जब तुम उसमें जब आइस जम जाती है, बर्फ जम जाती है, बर्फ फ्रीज हो जाती है तुम्हारे पास में, तो तुम क्या देखोगे कि जो आइस है वो उस बर्तन से, जो कटोरा है तुम्हारे पास में, उस कटोरे से थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती है। दैट मीन्स उसका वॉल्यूम, पहले तो पानी क्या था, ओनली गिलास तक ही था, वहाँ कटोरे तक ही था, लेकिन जब जम जाता है तो आइस बाहर की तरफ निकली हुई होती है। तो कहने का मतलब उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो इन द केस ऑफ आइस के केस में क्या होता है, ईच वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड विद 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड होते हैं इन टेट्रागोनल मैनर। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल मैनर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर तुम्हारे पास में अटैच्ड होते हैं उसके अंदर। दैट्स व्हाई विद इंक्रीज द शेप ऑफ द आइस, यहाँ पर इसकी शेप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये सिंपल सा केस है, तुमने देखा भी होगा अपने डेली लाइफ में। तो इस केस में क्या होगा तुम्हारे पास में, dp अपॉन dt जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स dp प्रोपोर्शनल टू माइनस dt। इसका मतलब क्या हुआ, इफ dp increases then dt decreases। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ओनली किसके केस में, आइस के केस में। नोट करो इसको। लिख लेना, इसमें नोट करके लिख लेना। In the case of ice,
melting point of ice is decreases with increase in pressure and vice versa, ठीक है ना। ये क्यों होता है वो भी लिखवा दूंगा, अभी लिख लो। Listen ना, in the case of ice, each water molecule attach with the 4 hydrogen molecule. That's why it creates a large structure, a large shape structure. So volume of ice increases, ठीक है ना। then water ऐसे लिख सकते हो, then water, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू के लिए बनता है, इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये आईआईटी जैम में भी पूछा हुआ है, आईआईटी जैम में पूछा है, ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया किसका, ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया तुम्हारे पास में मैक्सवेल क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का। तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन किसका एप्लीकेशन है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन तुम्हारे पास में मैक्सवेल रिलेशन का एप्लीकेशन है। अब सेकंड एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन लिख लो। सेकेंड एप्लीकेशन लिख लो मैक्सवेल रिलेशन का, जूल केल्विन एक्सपेंशन या फिर पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। इसका मैं कोई थ्योरी नहीं बताने वाला, कोई प्रूफ नहीं बताने वाला, ये तुम अपने बीएससी स्टैंडर्ड में तुम पढ़ते होंगे, है ना, ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हो। थर्मोडायनेमिक्स की जो सेकंड ईयर में जो बुक चलती है उसमें तुम्हें प्रूफ भी दे रखा है, इसकी थ्योरी भी दे रखी है। वो सब अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अपन सिंपली पढ़ेंगे यहाँ पे कि इससे अपन क्या अपन इससे कंक्लूड करते हैं। इससे अपन देखते हैं कि गैस के अंदर हीटिंग इफेक्ट हो रहा है या कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट देख रहे हैं, इसको लिख लेना। इसमें क्या होता है, एक तो एंथैल्पी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो लिख लो, इन दिस experiment enthalpy will be constant, that means H क्या होगी तुम्हारे पास में, कांस्टेंट। जब H कांस्टेंट है तो DH बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। H कांस्टेंट है तो GH क्या होगा तुम्हारे पास में, 0। तो यहाँ पे जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो निकलता है म्यू, उसको बोलते हैं एट कांस्टेंट एंथैल्पी। वो कितना निकलता है, लिख लो, म्यू एच इक्वल टू dt अपॉन dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू, ये होता है 1 अपॉन Cp T डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V। ये तुम्हारे पास में होता है, इसको तुम्हें याद भी रखना है, रिमेंबर, नोट कर लो। Cp तुम्हें पता ही है, स्पेसिफिक एयर कांस्टेंट प्रेशर। म्यू एच क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। म्यू एच इक्वल टू क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। इसको याद करने का तरीका क्या है भाई, इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका देखो ये है, ध्यान रखना। कई बार ये कंफ्यूज जाता है, यहाँ पे T ऊपर आएगा, T नीचे आएगा, या प्रेशर आएगा, वॉल्यूम आएगा ना। तो ये तो याद हो जाएगा, म्यू एच इज इक्वल टू 1 अपॉन Cp
फिर क्या करना है, ध्यान रखना, ये टी तुम्हारे पास में नीचे वाले से मैच करवाना और वी तुम्हारे पास में यहाँ से मैच करवाना, बचा पी, पी प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। टी ऊपर नीचे आएगा, वॉल्यूम तुम्हारे पास में सामने आएगा, तो डेल वी अपॉन डेल टी इंटू टी माइनस पी, ये याद करने का तरीका है इसका, ठीक है ना। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, अब क्वेश्चन बना के लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू एच फॉर 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस, 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस, इसका दूसरा नाम है आइडियल गैस, आइडियल गैस, ठीक है ना। परफेक्ट गैस को आइडियल गैस बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है म्यू एच कितना होता है, म्यू एच होता है 1 अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी, ये होता है। तो यहाँ पे देखो आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू आर टी, 1 मोल बोल रहा तो एन बराबर 1 रख दिया मैंने। तो यहाँ पे अपने को वी के टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वी का, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टी अपॉन पी, तुम्हें क्या करना है वी का टी के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर कितना हो जाएगा आर अपॉन पी हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा तुम्हारे पास में, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो तो कितना हो जाएगा, देखो म्यू एच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर की जगह आर अपॉन पी माइनस, अच्छा वी की जगह क्या रख सकता हूँ आर टी अपॉन पी, ये देखो ये दोनों सेम है क्या, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू एच किसके लिए, फॉर परफेक्ट गैस या फिर आइडियल गैस कितना होता है 0, ऑलवेज रिमेंबर। ये जो बार्क का या फिर गेट का जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा, नोट करो इसको। हो गया नोट, नोट कर लो जल्दी से। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये है कि आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में यहाँ पे देखो अगर मैं प्रेशर को चेंज करता हूं तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है एट कांस्टेंट एंथैल्पी, है ना। तो लिख लो यहाँ पे इसको, लिख लो इसके नीचे, सो इन केस ऑफ आइडियल गैस, ideal gas if in case of ideal gas if, या फिर ऐसे लिख लो in case of ideal gas there is no change, there is no change in pressure, there is no change in temperature with respect to pressure at कांस्टेंट एंथैल्पी, एट कांस्टेंट एंथैल्पी। भाई यहाँ पे तुम्हारे पास में म्यू एच किसके बराबर होता है, म्यू एच होता है dt अपॉन dp एट कांस्टेंट h, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, अगर ये 0 है तो विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, अगर एंथैल्पी को क्या रखे कांस्टेंट रखे, तो ये तो बता रहा है, ठीक है ना। तो नोट करो इसको जल्दी से। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड म्यू एच फॉर रियल गैस और वान डर वाल गैस, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ से तुम म्यू एच निकालोगे तो वो आएगा तुम्हारे पास में, ये म्यू एच निकलेगा 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी, रिमेंबर, याद रखना है तुम्हें, नोट करो इसको जल्दी से। नोट कर लो,
हो गया। अब इसका केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या है, इफ 2a अपॉन आर टी ग्रेटर देन b, इफ 2a अपॉन आर टी ग्रेटर देन b, देन क्या होगा तुम्हारे पास में, जो म्यू एच है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि dt अपॉन dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखो, इसका मतलब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया, इफ dp इज इक्वल टू नेगेटिव, सो दैट, अगर dp नेगेटिव ले लेता हूं तो दोनों क्या आने चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये भी नेगेटिव होगा, सो दैट dt इज इक्वल टू नेगेटिव, हैंस सो टेम्परेचर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब गैस क्या होगी, कूल आउट होगी, ठीक है ना। पहले तुम्हारे पास में गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, फाइनल तुम्हारे पास में कम होगा, तभी तो नेगेटिव आएगा तुम्हारे पास में, हैंस गैस इज कूल्ड आउट, गैस इज कूल्ड आउट, दैट मीन्स कौन सा इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। सेकंड केस है, केस सेकंड क्या बोलता है, इफ 2a अपॉन आर टी लेस देन b, इसका मतलब क्या होगा, जो म्यू एच होगा वो लेस देन 0 होगा, सो इफ dp इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर मैं dp पॉजिटिव ले लेता हूं इसका मतलब ये हो गया, देखो यहाँ पे dt अपॉन dp लेस देन 0, अगर मैं dp पॉजिटिव ले लेता हूं तो dt, देन dt क्या होगा तुम्हारे पास में, dt क्या होगा भाई, देख के बताओ, ये तुम्हारे पास में, यदि तुम्हारे पास में dp पॉजिटिव होगा दैट मीन्स dt इंक्रीजेज, सो हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, बढ़ जाएगा। तो नोट कर लो इसको, ये ध्यान रखना है तुम्हें कि अगर 2a RT ग्रेटर देन b होता है तो उस केस में ये पॉजिटिव होगा, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, dt अपॉन dp की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं इस टाइम पे प्रेशर को नेगेटिव कर देता हूँ, कम डिक्रीज कर देता हूँ, सो दैट dt भी क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए तुम्हारे पास में, पॉजिटिव होने चाहिए, हेंस गैस इज कूल्ड आउट, तो कूलिंग इफेक्ट होगा। सेकंड केस क्या है, अगर 2a अपॉन RT लेस देन b है, यानी कि ये ज्यादा है तुम्हारे पास में, तो ये पूरा क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, लेस देन 0 नेगेटिव बन जाएगा। उस केस में अगर dp पॉजिटिव होगा, dp पॉजिटिव होगा तुम्हारे पास में, तो ये क्या होगा, एक काम करो इसको नेगेटिव कर लेना भाई, dp अगर नेगेटिव होगा तो उस केस में dt क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ये इंक्रीज होगा, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव आएगा तुम्हारे पास में, तो तुम्हारे पास में क्या होगा, ये हीटिंग इफेक्ट होगा, तो इसको नोट करो जल्दी से। तो ये तुम्हारा था मैक्सवेल रिलेशंस के एप्लीकेशन, पहला था क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड सेकंड एप्लीकेशन है पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट में एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और इसके अलावा तुम्हारे पास में जो म्यू एच निकलता है वो निकलता है 1/Cp T del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V, ओके। और फिर अपन आइडियल गैस के लिए निकालेंगे तो 0 आएगा, और वैन डर वाल गैसेस तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, वैन डर वाल गैसेस के लिए कितना आ जाएगा, 1/Cp 2a अपॉन RT माइनस, ये याद रखना है तुम्हें, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है इसको। एक और नोट करके लिख लो, एक चीज नोट करके लिख लो, देखो द डायमेंशन अपॉन द डायमेंशन of 2a upon RB is known as, dimension of 2a upon is known as inversion temperature, inversion temperature, so Ti inversion temperature is equal to
2a अपॉन आर बी। अब इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, देखो inversion temperature Ti is that temperature at which mu h become 0, mu h become 0। देखो कैसे, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे जल्दी से, तुम्हारे पास में म्यू एच था 1/Cp 2a अपॉन आर टी माइनस बी, ठीक है। अगर इस टेम्परेचर की जगह मैं Ti इक्वल टू 2a अपॉन आर बी रख दूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 1/Cp 2a अपॉन आर इंटू 2a अपॉन आर बी माइनस बी। आर से आर कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, बी ऊपर चला जाएगा, बी माइनस बी कितना हो जाएगा 0। तो यानी कि इस टी की जगह मैंने क्या रखा, Ti इज इक्वल टू 2a अपॉन आर बी। उस पे क्या हो गया तुम्हारे पास में म्यू एच 0 हो गया, उसको क्या क्या कहते हैं अपन, इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। तो नोट करो इसको जल्दी से। अब अपन इसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो देखते हैं। इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं पहले एक बार, है ना, जो कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स में लिखना है। लिख लो कंक्लूजन। आज का जो पढ़ाया मैं उसका कंक्लूजन लिख रहा हूँ। कंक्लूजन में तुम्हें सबसे पहले तो मैक्सवेल रिलेशन के एप्लीकेशन लिखने हैं। इसमें तुम्हें सबसे पहले क्या पढ़ा, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या थी, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन dp अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन T V2 माइनस V1। ये तुम्हारे पास में क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन थी, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के अंदर पहला तुम्हारे पास में एप्लीकेशन था, इसका पहला एप्लीकेशन क्या था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, तुम्हारे पास में कोई लिक्विड है जो कि गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो उसका जब सोल्व करेंगे तुम्हारे पास में तो ये आ जाएगा dp प्रोपोर्शनल टू dt। आप लिख सकते हो, अगर प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। दूसरा था तुम्हारे पास में इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस केस में देखो मैं क्या होता है तुम्हारे पास में dp प्रोपोर्शनल टू dt ही होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। बट इन केस ऑफ आइस, इन केस ऑफ आइस, आइस के केस में क्या होता है तुम्हारे पास में, जब आइस तुम्हारे पास में वाटर में चेंज होती है तो उस केस के अंदर क्या होता है, dp प्रोपोर्शनल टू माइनस dt। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, अगर dp इंक्रीज करो तो dt क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी कि जब तुम्हारे पास में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये तुम्हारे पास में क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के कुछ इफेक्ट्स थे, ठीक है ना। सेकंड है तुम्हारे पास में जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इसका दूसरा नाम है पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें अपन जूल थॉमसन, इसमें H क्या रहती है तुम्हारे पास में, कांस्टेंट। जो म्यू एच निकालते हैं वो कितना आता है, 1 अपॉन ये आता है dt अपॉन dp के एट कांस्टेंट H इज इक्वल टू 1 अपॉन Cp 2a T डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V। ये होता है तुम्हारे पास में। इसके तुम्हारे पास में फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस म्यू एच कितना आता है तुम्हारे पास में 0। यानी कि आइडियल गैस के केस में टेम्परेचर का प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है एट कांस्टेंट एंथैल्पी। सेकंड क्या आता है तुम्हारे पास में, फॉर रियल गैस, रियल गैस के केस में म्यू एच कितना निकल के आएगा, 2a अपॉन 1 अपॉन Cp
2a अपॉन आर टी माइनस बी, ठीक है। T इज इक्वल टू, अगर मैं T इज इक्वल टू टी आई इज इक्वल टू 2a अपॉन आर बी रखता हूँ तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच म्यू एच बिकम 0, ठीक है। इसके अलावा दो इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट, एक हीटिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट कब होगा? जब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी, तो अगर प्रेशर नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर भी नेगेटिव होगा, दैट मींस कूलिंग इफेक्ट। अगर तुम्हारे पास में इसकी वैल्यू इससे कम होती है तो म्यू एच नेगेटिव आता है, उस केस में अगर प्रेशर को घटाते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, दैट मींस हीटिंग इफेक्ट। तो ये तुम्हारा पूरा कंक्लूजन है आज की क्लास का, ठीक है ना। तो इसको नोट करो जल्दी से। ये शॉर्ट नोट्स में लिखना है भाई तुम्हें, है ना। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक बार इंक डाल देता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो इसका। क्वेश्चन है जो कि गेट में पूछा है। क्वेश्चन क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट प्रेशर P नोट इज T नोट, एट प्रेशर P नोट इज T नोट, its latent heat of vaporization is L, and molar volume of liquid phase is negligible, and molar volume of liquid phase is negligible as compared to vapor phase, as compared to vapor phase, okay. Then the boiling point and pressure is given by, then the boiling point and pressure is given by ऑप्शन ए है तुम्हारे पास, P अपॉन P नोट इज इक्वल टू L अपॉन आर टी नोट 1 माइनस टी नोट अपॉन टी। ऑप्शन बी है एल एन पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एल अपॉन आर टी नोट 1 माइनस टी नोट बाई टी। ऑप्शन सी है एल एन पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टी नोट 1 माइनस टी अपॉन टी नोट, एंड ऑप्शन डी है P अपॉन पी नोट इज इक्वल टू 1 प्लस L अपॉन आर टी नोट। ये दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट P ऑफ लिक्विड एट प्रेशर P नोट इज T नोट, इट्स लेटेंट हीट इज L, एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वेपर फेज। कहने का मतलब ये तुम्हारे पास में कोई लिक्विड है जो कि किस में चेंज हो रही है? वेपर में चेंज हो रही है। इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। अच्छा, किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? वेपर का। तुम्हें पता भी है वेपर का ज्यादा होता है।
अच्छा यहाँ पे इतना ज्यादा है वेपर का कि इस V1 को क्या मान लिया इसके अंदर, नेग्लिजिबल बोल रहा है ये बात, देखो नेग्लिजिबल मान रखा है कंपेयर टू वेपर फिक्स, ठीक है, बोल रहा है साफ साफ। और इस V1 को इसने क्या नाम दे दिया, सॉरी इस V2 को इसने क्या नाम दे दिया, वेपर के वॉल्यूम को V नाम दे दिया, ठीक है ना। देन द बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रेशर इज गिवन बाय, ठीक है, तो अपन जानते हैं नाउ फ्रॉम CC इक्वेशन, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्या होता है, डी P अपॉन डी टी इज इक्वल टू L अपॉन टी V2 माइनस V1, ये जीरो कर दिया, इसको V मान लिया, तो dP अपॉन डी टी इज इक्वल टू L अपॉन टी इंटू V, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो dP क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू L अपॉन टी, ये हो जाएगा ना, L अपॉन टी, इसको मैं dP अपॉन डी टी लिख रहा हूँ। अब इधर देखो टेम्परेचर के डिफरेंट रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो V को मैं हटा दूं यहाँ से, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे V आ ही नहीं रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास में, PV इक्वल टू RT होता है, तो V इक्वल टू RT अपॉन P कर दो यहाँ पे, V इक्वल टू RT अपॉन P ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, dP अपॉन P इज इक्वल टू L अपॉन R इंटू टी स्क्वायर, ऐसे कर लो, L अपॉन R 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट, लिमिट P नोट से P लग जाएगी, यहाँ T नोट से T, कितना हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ से देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये लॉग के अंदर लॉग इसका इंटीग्रेशन लॉग बनेगा, ठीक है, जब लॉग बनेगा तो इसका मतलब ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ऑप्शन B एंड D में से, B एंड C में से एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मिटा दूं इसको, देखो यहाँ पे आगे इंटीग्रेट करोगे तो ln P नोट से P इज इक्वल टू L अपॉन R, ये हो जाएगा L अपॉन R, उसका हो जाएगा इंटीग्रेशन करोगे तो उसका t की पावर देखो -2 ऊपर आएगा, फिर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन T नोट, ये आएगा ना भाई, -1 अपॉन T इंटीग्रेशन T नोट से T, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे ln P अपॉन P नोट, ये बचेगा ln P माइनस ln P नोट log A माइनस log B इज इक्वल टू log A अपॉन B, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना तो तुम भी सीख जाओ, ठीक है ना, इतना जल्दी करना तो तुम भी सीख जाओ, इज इक्वल टू L अपॉन R, यहाँ क्या बचेगा -1 अपॉन T माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन T नोट, ये बचेगा तुम्हारे पास में। अब इस टाइप का ऑप्शन बनाते हैं अपन, ठीक है ना, यहाँ पे देखो RT नोट आ रहा है, RT नोट, तो क्या करूँ मैं, L अपॉन T नोट कॉमन लेता हूँ, RT नोट, यहाँ 1 बच जाएगा, माइनस T नोट यहाँ ऊपर आ जाएगा, अपॉन T 1 माइनस T नोट बाई T, ln P अपॉन P, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नोट करो इसको जल्दी से। तो क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तुमसे बाहर से पूछेगा, ठीक है ना, कंसेप्ट वगैरह सब कुछ वही रहते हैं, फिर जब किसी का ही एग्जाम हो, चाहे गेट हो, जेस्ट हो, बार्क हो, नेट हो, TFR हो, इसके अलावा GRE का एग्जाम हो, टफल का एग्जाम हो, कंसेप्ट्स वही होते हैं, बस थोड़ा सा तुम्हें कंसेप्ट्स क्लियर करने की जरूरत है। अगर तुम्हें बिल्कुल कंसेप्चुअल इन चीजों को सीखते हो, फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो तुमसे आसानी से हो जाएगा। बस एक बार वहां पे तुम्हें क्वेश्चन को एक बार नहीं पढ़ने से नहीं आता है तो उसको 2-3 बार पढ़ो, जो गिवन है वो लिखो, और जो तुम्हें कैलकुलेट करना है वो लिखो, अपने आप तुम्हारे जो माइंड के अंदर है वो फॉर्मूला क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि नेट जून 2015 में आया हुआ है। एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है, और नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा, लेकिन तुम कोशिश करना, हो जाएगा तुमसे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन है, होमवर्क है, क्वेश्चन 1 है, नेट जून 2015, ठीक है। क्वेश्चन क्या है,
the condition for the liquid and vapor phases of a fluid to be in equilibrium is given by the approximate equation dp upon dt is equal to QL, ये Q है और इसके सबस्क्रिप्ट में L है अपॉन T वेपर। है ना, T, और ये जो वॉल्यूम है वो वेपर का है। कोष्टक में लिख लेना इसके क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। Clapeyron equation, where V vapor is the volume, per particle in the vapor phase, and QL is the latent heat, which may be taken to be a constant, if the vapor obey ideal gas law, which of the following plot is correct? Which of the following plot is correct? मैं यहाँ पे प्लॉट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम इसको नोट कर लेना भैया ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बोल रखा है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन में गिवन है ऐसा। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन 1 क्या है तुम्हारे पास, ये ऑप्शन 1 ये है, दिस इज 0, दिस इज T, मतलब ये log P और T के बीच में कर्व है, log P और T के बीच में कर्व है, यहाँ पे ये ओरिजिन है इसका। ओके, 0 T ln P। ऑप्शन 3 0 T ln P, and option 4 0 T ln P। अगर किसी ने जो पीछे वाला क्वेश्चन है अगर उसको भी अच्छे से कर लिया ना, तो तुम ध्यान से देखोगे ना, क्वेश्चन तो आया नेट जून 2015, मैं इसको साथ में लिख रहा हूँ गेट भी, ध्यान से देखो, इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था क्या सेम तुम्हारे पास उसी टाइप का क्वेश्चन है क्या, बस QL की जगह वहां पे L दे रखा था, ठीक है। अब तुमने सॉल्यूशन तो कर लिया, उसका सॉल्यूशन जो भी आंसर आया था वो आ गया पीछे, अब तुम्हें उसी का प्लॉट बनाना है यहाँ पे। अब प्लॉट कैसे बनाओगे तुम देखना, ठीक है, अपन इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए इसको नोट करो, फिर एक टॉपिक और करते हैं।
हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ देख लिया, फर्स्ट लॉ देख लिया, सेकंड लॉ देख लिया, थर्ड लॉ। हाँ भाई, थर्ड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लगातार इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो तुम्हारे पास में इसका दूसरा नाम है, तुम्हारे पास में एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं नेंस थ्योरम, ठीक है ना, नेंस थ्योरम। ये कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला कि ये तो बहुत ही मतलब गलत हो रहा है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है और वास्तव में बढ़ रही है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए तुम्हें तीन चीज समझना पड़ेगा। एक तो क्या समझना पड़ेगा? एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एक तुम्हें समझना पड़ेगा प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक समझना पड़ेगा एंट्रोपी। ये तीन वर्ड काम में आएंगे इसमें, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तुम्हें पता है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, नॉट, ध्यान रखना 0 केल्विन इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। 0 केल्विन का मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये होता है कि इससे नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, इससे नीचे टेम्परेचर जाना पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पे तुम्हारे पास में पार्टिकल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है तुम्हारे पास में? जीरो। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो लोवेस्ट स्टेट में होंगे, लोवेस्ट स्टेट, यानी कि जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अपन क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ग्राउंड स्टेट से नीचे तुम्हारे पास में एनर्जी क्या है तुम्हारे पास? पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये तुम्हारे पास में होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यहाँ पे तुम्हारे पास में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मॉलिक्यूल्स की? जीरो। तो वहां पे तुम्हारे पास में मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करेंगे नहीं, तुम्हारे पास में बिल्कुल एक जगह रह के बैठ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे तुमने क्या किया, उसको टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दिया। जब तुमने बिल्कुल कम कर दिया तो उसके पास में थर्मल एनर्जी नहीं रहेगी, थर्मल एनर्जी नहीं रहेगी तो मोशन कहां से करेंगे, ठीक है। दूसरा है अपने पास में प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब वेल अरेंज्ड, वेल अरेंज्ड, ठीक है ना। यानी कि उनके जो जितने भी पार्टिकल्स है उनका शेप है, साइज है, वो तुम्हारे पास में एक तरह से क्या मान लिया अपन, सेम है, और वो बिल्कुल वेल अरेंज्ड है, ठीक है। तीसरा आता है अपने पास में एंट्रोपी। एंट्रोपी तो अपन ने पढ़ लिया, क्या होता है ये? रैंडमनेस होता है, रैंडमनेस, या फिर और क्या बोले इसको? डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लो। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बोल दो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, द एंट्रोपी ऑफ द प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कांस्टेंट, या फिर अपन उसको क्या बोल सकते हैं? जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिखो, इसका स्टेटमेंट लिखो, नो एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस, नो एंट्रोपी change take place when pure crystalline solid reached, when pure crystalline solid reached at एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। कहने का मतलब ये ऐसे बोल रहा है तुम्हारे पास में जो एंट्रोपी में चेंज है, अगर तुम्हारे पास में वहां पे ऐसे कर दो
टेम्परेचर T टेंड्स टू 0 केल्विन है तो वो 0 पे पहुंच जाएगा। या फिर आप बोलो एंट्रोपी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ऑलरेडी वो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगी 0 पहुंच जाएगी। ये तुम्हारे पास में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, नोट करो उसको जल्दी से। जल्दी से इसको नोट कर लो। हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये ओनली प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए होता है। अगर यहाँ पे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो या फिर बाद में तुम्हारे पास में प्योर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए 0 नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आज अपन ने क्या देखा, एक तो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन देखे, उसमें अपन ने क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट बोले, या फिर बाद में पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उससे अपन क्या निकालते हैं, म्यू एच निकालते हैं, उसके 2 केसेस देखे थे, ये चीज़ें क्या होती है ये देखा था, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसमें अपना जो टॉपिक है वो मेन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक तो अपना टॉपिक बच रहा है कोल्डिमेंट्री प्रिंसिपल, वो पढ़ेंगे, तो वो अपन नेक्स्ट डे कल ही देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन देखेंगे इसके अंदर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस TC/TP, ये भी शायद कल ही देख लेंगे। और इसके अलावा अपना टॉपिक बच रहा है इसके अंदर फेज स्पेस और एक मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो कहने का मतलब 4 या 5 दिन की तुम्हारे पास में थर्मोडायनेमिक्स बच रही है, 4-5 लेक्चर का बच रहा है, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगी। फिर लगभग तुम ये मान के चलो 31 जुलाई तक थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन स्टार्ट करेंगे स्टैटिकल मैकेनिक्स। स्टैटिकल मैकेनिक्स के साथ साथ लगभग 1.5 घंटे की स्टैटिकल मैकेनिक्स चलेगी और 1 घंटे की तुम्हारी पार्टिकल फिजिक्स चलेगी, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कि एक के साथ में अपन दूसरे सब्जेक्ट पे स्टार्ट करते हैं, जिससे तुम्हें भी ऐसा लगे, मुझे भी लगे कोर्स भी सही चल रहा है और साथ में तुम्हें पूरा इससे बोरिंग भी नहीं लगेगा। थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिकल फिजिक्स से एक नई सब्जेक्ट आ जाएगी जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो और कोई भी प्रॉब्लम हो तुम कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू। राधे राधे।